हाय एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ मालवी अकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले 60 दिनों में हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हमारे जो 75 सवाल हैं वो सॉल्व हो पाएं, उन 75 सवालों के जवाब हम दे पाएं। अब ये 75 सवाल कैसे हो गए? जैसे कि खबर आप तक पहुंच चुकी होगी, अंदाजा आपने लगा लिया होगा कि आपका जो एक पार्ट था 25 सवालों का, उसे हटा दिया गया है, जो कि आपके जीएस जीके हिंदी यानी कि जो आपका एक होता है ना जनरल पोर्शन, उससे था, उस सेक्शन को हटा दिया गया है। अब आपका जो पेपर होने वाला है वो आपके सब्जेक्ट के बेसिस पे होने वाला है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट रहा है उसके आधार पे आप एग्जाम देने वाले हो। अब इससे अंदाजा ये भी लग चुका होगा कि ये जो पूरा एग्जाम है वो 300 मार्क्स का है और आपको पता है कि हर एक सही क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे 4 नंबर और एक गलत अगर आपने आंसर किया तो आपका -1 मार्किंग होगा, यानी कि पूरा पेपर आपका 300 नंबर्स का है। और आपको ये भी पता है कि अब 75 जो सवाल होंगे वो आपके सब्जेक्ट से हैं। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे अपने पूरे सिलेबस को कवर करें और कैसे इन 75 सवालों के जवाब दे पाएं। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि 75 सवाल आने वाला और सिर्फ अपने सब्जेक्ट से आने वाला, तो एक बात तो हमें समझना होगा कि अब थोड़ा सा पेपर जो होगा वो टफ होने वाला है, यानी थोड़ा सा आपका पेपर डिफिकल्ट होएगा। आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो इतनी आसानी से आपकी झोली में नहीं दिए जाएंगे कि आप उसका सही आंसर करें और उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाएं। लेकिन हताश थोड़े ना होना है, हमें क्या करना है, हमें अपने हर डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है और सबसे पहले हमें अपने सिलेबस को समझना है। पहली बात तो हमें ये जाननी होगी और समझनी होगी कि अब से लेकर के आने वाले वक्त यानी कि आने वाले 60 दिनों में हमें जो प्रिपरेशन करना है उसमें किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपका सिलेबस क्या है, फिर हम जानेंगे कि उस सिलेबस को हम कवर कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमारा सिलेबस में अगर आप देखोगे तो आपके पेपर का कोड क्या है। अभी रिसेंटली आपको ये पता चला होगा कि आपके सब्जेक्ट में जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद बहुत सारा ऐसा चेंज हो गया होगा जो आपको लगा कि अरे ऐसा ना हो कि पेपर कोड चेंज हो गया। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस में परिवर्तन आया, आपके पेपर कोड में कोई परिवर्तन नहीं आया है, आपका पेपर कोड जो है वो यही है। ठीक है, जो पिछले साल था वो भी इस साल है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस जो हमें दिया गया है वो क्या कहता है, फिर हम उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किस सेक्शन से कितने सवाल पूछे जाते हैं और क्या पैटर्न रहा है अब तक सवाल पूछे जाने का। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, यानी कि आपका जो हिंदी साहित्य है उसका जो नामकरण किया गया है कि हमने 4 भागों में विभाजित किया, इस वर्ष से इस वर्ष के बीच में विभाजित किया, इन सारी विषयों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका है यानी कि दूसरा हिस्सा आपका कहता है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल से आधुनिक काल तक, प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और प्रवृत्तियां। यानी कि जब हम काल विभाजन करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे ना कि हमारे साहित्य इतिहास को लिखा किसने और किसके द्वारा इसका सूत्रपात हुआ। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कितने भागों में विभाजित किया गया, किसने क्या नाम दिया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम आधुनिक युग से लेकर के आदि युग से लेकर के आधुनिक युग तक के जितनी भी रचनाएं हुई हैं, जितने रचनाकार हुए हैं, जो प्रवृत्तियां रही है काल की, उनको डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, अब आते हैं, उसके बाद कहा गया है हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना एवं अन्य गद्य धाराएं, विधाएं। अब यहाँ पे आप क्या करो, एक बात ध्यान में रखो कि शुरुआत करते हैं हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण से, और वहां पे जितने भाग में हमारे पूरे साहित्य को डिवाइड किया गया है, जितने नाम दिए गए हैं और जितने रचनाकार रहे हैं, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम जब बात करते हैं आधुनिक युग का तो आपको पता है कि वहां पे गद्य साहित्य की बात होती है, और जब गद्य साहित्य की बात करी जाती है तो आपको पता है उपन्यास, कहानियां, नाटक, निबंध, आलोचना और अन्य गद्य विधाएं उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी अगर मैं चाहूं तो इन तीनों सेक्शन को एक सेक्शन में ला करके ये कहा जा सकता है कि हमें अपने साहित्य का क ख ग घ पढ़ना है और पूरे साहित्य को समझना है। यानी इन छोटे छोटे हिस्सों में आपके पूरे साहित्य को बांट दिया गया है, पर कहा जाए तो हमें पूरा का पूरा साहित्य समझना है, उसके जो मूल तत्व हैं उनको जानना है। अब आ जाते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप।
अब प्रयोजन का मतलब क्या होता है? कोई उद्देश्य, ठीक है। हम कहते हैं ना इस प्रयोजन हेतु, यानी कि कोई उद्देश्य जिसको हमें साधना है। यानी कि हिंदी जो है जिस जिस उद्देश्य से जिस जिस क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है उसके विषय में हमें जानना है, हमें उसे थोड़ा बहुत समझना है, और उसके विविध रूप यानी कि कार्यालय के रूप में हिंदी क्या है, परिभाषिक शब्दावलियां क्या होती हैं, संप्रेक्षण, पल्लवन, टिप्पणी, ये सब क्या होती है, ये सारी चीजें हमें इसमें जानना है। इसके बाद जनसंचार माध्यमों में हिंदी, अब समाचार पत्र और हिंदी, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो और टेलीविजन में हिंदी। अब ये जो आपका संचार है, कम्युनिकेशन है, जो हम आपस में बातचीत करते हैं, जो सूचनाएं आप तक पहुंचाई जाती है, जो चीजें आप तक पहुंचती है, उन सब के लिए एक आपका जो होता है वो पैरामीटर डिसाइड होता है। यानी कि कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेडियो की ही बात करते हैं, तो ये क्या होता है? श्रव्य में आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सुनते हैं। दृश्य में टीवी आ जाती है। तो अब ये जो जनसंचार के माध्यम है, जहां पे हम कभी सुन करके, कभी देख करके, कभी पढ़ करके सीखते हैं, या फिर कोई खबरें हम तक पहुंचती हैं और वो सब तक पहुंचती हैं, उन सब जरियों को आपको पढ़ना है। यानी कि जनसंचार के जो माध्यम है उनको समझना है, उनको जानना है। अब आ जाते हैं भारतीय काव्य शास्त्र, शब्द शक्तियां, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण। अब आप सबको पता है भारतीय काव्य शास्त्र का इंट्रोडक्शन अगर हम ले रहे हैं और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने शब्द शक्तियों को पहचानना होगा कि कहां पे बात को घुमा करके, कहां पे बात में चमत्कार उत्पन्न करके और कहां पे बात को सीधे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अब सिंपल सा है, जब हम प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत परिचय हमें वहां पे भी आपके शब्द शक्तियों का मिल जाता है। हमें देखने को मिल जाता है कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग हमें अपने प्रयोजन मूलक हिंदी में करना है और किस तरीके की भाषा से हमें बचना है। वहीं अगर हम बात करें काव्य शक्तियों की बात करें, यानी कि काव्य में किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे काव्य का सौंदर्य बढ़ जाए, चमत्कार उत्पन्न हो जाए। उसके बाद हमें काव्य के हेतु को, प्रयोजन को और लक्षण को समझना है। यानी कि काव्य की उत्पत्ति क्यों हुई, इसकी जरूरत क्या पड़ी, ये किस तरीके से हम अर्जित कर सकते हैं, इसे क्या है जो ये हमें आगे काम आएगा, या किस वजह से इसकी शुरुआत की गई, ये क्या हमें यश देता है, धन देता है या फिर मोक्ष देता है। ये सारी चीजें हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। एंड लास्ट टॉपिक आपका है हिंदी व्याकरण। यहाँ पे आपका संधि, समास, काल और वाक्य विन्यास दिया गया है। यानी हिंदी व्याकरण में कुछ थोड़े से पार्ट हमने हमेशा पढ़ा हुआ है, हो सकता है कि दिमाग के किसी कोने में वो कहीं से छुप गए होंगे, बस उसके ऊपर से जो धूल की परत है उसे हटाना है और इसे हमें रिकॉल करना है, यानी कि याद करना है कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, अब ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपकी जो थी वो आपके सिलेबस से, ये पूरा जो सिलेबस है वो आपके एनटीए के द्वारा दिया गया सिलेबस है। ठीक है, अब इस पाठ्यक्रम को छोड़ करके अब इस पाठ्यक्रम को छोटे छोटे पार्ट में जिस तरीके से डिवाइड किया मैंने, उस पर डिस्कस करते हैं और उसके बारे में हम बात करते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी। ठीक है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। सबसे पहले हिंदी साहित्य को किसने कितने भागों में विभाजित किया, कौन सा वर्ष प्रचलित है, किसको मील का पत्थर माना गया, किस काल विभाजन को स्वीकार किया गया, कौन सा नामकरण आपका जो है वो स्वीकार किया गया, ये सारी चीजें हम काल विभाजन के नामकरण में पढ़ते हैं और उसके काल विभाजन को समझते हैं। ठीक है, अब सवाल तो ये भी होता होगा ना कि मतलब हम इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, हमें इतनी सारी चीजें जाननी है, तो उसमें हमें ये तो पता होना चाहिए कि सवाल कैसे आते हैं या फिर सवाल कितने पूछे जाते हैं। तो 2022 और 23 के पेपर का अगर हम बात करें कि उसको अगर समझा गया हो, जाना गया हो, तो इतनी समझ में आती है कि आपकी काल विभाजन, नामकरण या फिर साहित्य लेखन से आपके 2 सवाल तो बनते ही बनते हैं। यानी कि 2 क्वेश्चंस मिनिमम देखने को मिल जाता है कि काल विभाजन और नामकरण से 2 सवाल पूछे गए। ठीक उसी तरीके से आपके आदिकाल से भी 2 सवाल, भक्ति काल से भी 2 सवाल, रीति काल से भी 2 सवाल और आधुनिक काल से अगर हम बात करें नामकरण, काल विभाजन या फिर आपके मंडल के कवियों की, तो 2 सवाल लेकर के चलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आधुनिक काल यहीं तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। आप भी तो ये बात जानती है ना कि आधुनिक काल जो है वो खुद को सीमित नहीं रख पाया है, या फिर अगर हम कहें तो आधुनिक काल सिर्फ इतना नहीं है कि 2 सवालों में समाहित हो जाए। हमें पता है इसी आधुनिक काल में आपको उपन्यास मिलेगा, नाटक मिलेगा, कहानियां मिलेंगी, आलोचनाएं, रिपोर्टाज, डायरी, जीवनी, आत्मकथाएं, ये सब कुछ यही आते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो उपन्यास की भी सवाल तो यहीं से आते होंगे ना। तो हम मान के चलते हैं कि नामकरण और काल विभाजन से रिलेटेड जब सवाल पूछे जाएंगे तो
आधुनिक काल से 2 सवाल आएंगे, लेकिन वहीं पे जब आपसे पूछा गया उपन्यास तो फिर आपका कॉन्सेप्ट और पैरामीटर दोनों बदल जाता है। अब यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर हम बात करें आदिकाल से आधुनिक काल के प्रवृत्तियां, रचनाएं और रचनाकार के बारे में, तो आप सबको पता है कि हर एक काल में, जैसे हम आधुनिक काल की बात करते हैं, भारतेंदु युग में आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं, उनके मंडल के कुछ कवि रहे होंगे। द्विवेदी युग में आपके उनके युग के कुछ कवि रहे होंगे। छायावाद में आपके कुछ कवि रहे होंगे। छायोत्तरवाद में कुछ कवि रहे होंगे। प्रयोगवाद में कुछ लोग होंगे। प्रगतिवाद में कुछ लोग होंगे। अब इनके बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि सवाल सबसे ज्यादा कहीं से पूछा जाता है तो आधुनिक युग का सेक्शन होता है, क्योंकि सब कुछ अगर मिला दिया जाए, उपन्यास को, नाटक को, निबंध को, आलोचना को, तो ये सब कहां से आते हैं? आधुनिक युग से आते हैं। अब अगर हम अमूमन एक अंदाजा लेकर के चलें तो दोनों पेपर के आधार पे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उपन्यास से सवाल कभी 5 कभी 7 पूछे गए हैं। नाटक से सवाल कभी 1 कभी 2 पूछे गए हैं। उसी तरीके से कहानियों से कभी 3 कभी 4 पूछे गए हैं। ठीक उसी तरीके से अगर पूछा जाए तो आपके निबंध से भी सवाल पूछे गए। यानी कि सवाल पूछने का जो पैरामीटर है वो ऐसा रहा है आधुनिक युग से कि मानकर चलिए कि ये आधुनिक युग खुद में इतना बड़ा है कि अगर आप आराम से पढ़ना चाहोगे तो 7 से 8 सवाल सब कुछ मिला जुला करके यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो उपन्यास से हमने बोला कि यार आपके 5 सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं। कहानियों से मान लीजिए आपके 2 सवाल, नाटक से 1 सवाल, यानी ऐसे करते करते आप हर विधा से देखेंगे कि 2 सवाल 1 सवाल 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये सारी विधा कहां आते हैं? सब के सब आपके आधुनिक काल के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो 2022 के पेपर में अंदाजन हम बात करते हैं तो हमारे पास 5 सवाल होते हैं, और 2023 में अगर बात करते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये नंबर जो है वो बढ़ता जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इन दोनों सेक्शन को आप एक साथ रख सकते हो, क्योंकि पढ़ते भी हम एक ही साथ है। यहाँ पे आप दोनों सेक्शन को एक साथ रखो तो आपको अंदाजा मिलेगा कि जनसंचार में भी यही हाल रहा है। यहाँ पे 4 से 5 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र से पहली बार में 4 सवाल थे और दूसरी बार में आपसे 5 सवाल पूछे गए हैं। और अगर हम बात करें तो संधि से 1, समास से 1, काल से 1 और वाक्य विन्यास से 1, यानी कि यहाँ पे हर एक सेक्शन से 1-1 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अब सवाल पूछे जाने के तरीके क्या हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो कैसे और किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक 1 लाइनर होता है, यानी कि एक सवाल होगा, 4 आपके ऑप्शन होंगे, आपको जवाब देना है। पहला पैटर्न सिंपल सा पैटर्न। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा पैटर्न होता क्या? मैच द फॉलोइंग के पैटर्न में आते हैं सवाल। यानी कि अगर आप देखोगे तो दूसरा सवाल हमसे कैसे पूछा जाता है? आपसे मैच द फॉलोइंग के पैटर्न में सवाल पूछा जाता है, और इनकी संख्या 2022 में भी 7 रही है और 2023 में भी 7 रही है। यानी अगर आप देखोगे तो 2022 की बात करो या 2023 की बात करो, दोनों ही साल में आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो आते हैं उनकी संख्या 7 की 7 रही है। ठीक है, अब ये आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे कि दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक होता है आपका कालक्रम को क्या करना, आपको अरेंजमेंट पूछा जाता है कि कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना होता है। अब इस रूप में हो कालक्रम, या फिर आपसे पूछ दिया जाए कि सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कर्म भूमि, रंग भूमि और कायाकल्प को आप वर्ष के अनुसार अरेंज कीजिए। दोनों क्या है? आपके कालक्रम को अरेंज करना, यानी कि उनको व्यवस्थित करना ही पूछा गया है। इनकी संख्या भी 7 मानी जा रही है, यानी कि इनकी संख्या भी हम मानते हैं कि 7 पूछे गए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, आपने 2 तरीके के सवाल देखे होंगे, एक होता है आपका कथन का और एक होता है आपका रीजनिंग और असर्शन, यानी अधिकथन और कारण। ये जो सवाल आप देख रहे हो कथन 1 और कथन 2, ये होता है एक ये कि कथन 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फिर आपसे पूछ लिया गया। एक होता है आपसे अधिकथन दिया गया है, यानी कि एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसे असर्शन कहते हैं इंग्लिश में, और उसके नीचे आपके पास कारण दिया गया है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाता है कि अधिकथन में जो बातें कही गई हैं क्या कारण जो है वो सही बता रहा है या नहीं। वो भी कैसे? स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है।
आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि दो कथन और आपको बताना है दोनों कथन सत्य है, एक कथन सत्य है दूसरा असत्य है। ठीक उसी तरीके से आपसे अधिकथन और कारण वाला सवाल भी पूछा जाता है, जिसमें बोला जाता है कि आपका एक कथन क्या, जो आपका अधिकरण है वो सत्य है और कारण जो है वो असत्य है या फिर सत्य है। ठीक है, अब इस टाइप के भी सवाल आते हैं। तो 2022 में इन दोनों टाइप के जो सवाल आए थे वो 7-7 आए थे। ठीक है, लेकिन 2023 में थोड़ा सा पलड़ा जो है वो बदल गया, यानी कि कथन वाला जो अधिकथन वाला सवाल था, अधिकथन और कारण वाला, वो जाकर के इनकी संख्या 14 हो गई थी। यानी कि अब अगर मैं आपसे बात करूं तो मोटा मोटा आपने अंदाजा एक लगा लिया है कि सवालों की संख्या जो है 75 वो कितने भागों में विभाजित रहेंगे। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही बड़ा लेकिन जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि 2 सालों से एक पैटर्न फॉलो कर रहा था एनटीए कि आपके 100 क्वेश्चन का एक पूरा पेपर होगा, जो इस बार बदल गया है। यानी कि हम जो अंदाजा लेकर के चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो अंदाजा सही ही हो जाए, क्योंकि हमने ये भी नहीं सोचा था कि 25 क्वेश्चंस हटेंगे, पर वो हट गए। ठीक उसी तरीके से हम जो पैटर्न लेके चल रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को समझ करके बनाया गया एक पैटर्न है, उसके आधार पे हम कह रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है वो ऐसा होने वाला है। बट अगर आपके क्वेश्चंस बदल रहे हैं तो पैटर्न बदलने के भी चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन हमें अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है। आप सबको पता है कि मैच द फॉलोइंग जो सवाल आएंगे वो आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो आपके रचना और रचनाकारों पे, काल और आपके जो कवि हैं या रचनाकार हैं उनके आधार पे होंगे, उसी आधार पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। यानी पूरे सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि सवाल पूछने का तरीका क्या होगा। आपने ये भी अंदाजा लगा लिया होगा कि आपका कौन कौन सा चैप्टर जो है आएगा, यानी कि किस किस चैप्टर का किस किस हिस्से से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ये जितनी बातें मैं कर रही थी वो आपके सिलेबस से रिलेटेड था। अब एक दो चीजें मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करते हुए शेयर करना चाहती हूँ कि अब आपके पास जो 60 दिन है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इस जो पूरे 7 सेक्शन में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है उसमें से सबसे मजबूत क्या है आपका और सबसे वीक पॉइंट क्या है आपका। जो आपका मजबूत सेक्शन है उसका हर दिन आपने आधा घंटा भी, 45 मिनट, 1 घंटा उस पे हर दिन इन्वेस्ट करना है, यानी हर दिन आपको उसका प्रैक्टिस करते रहना है। जो डिफिकल्ट सेक्शन है उसको आप एटलीस्ट मिनिमम 1 घंटा दे, ताकि आपका वो क्या हो जाए, सुधरता चला जाए। लेकिन अगर आपने इन 7 सेक्शन में से कोई भी एक सेक्शन ऐसा है जिसे अभी तक छुआ नहीं है, तो उसे छू भी अगर रहे हैं तो एमसीक्यू के थ्रू उसे करिएगा, कॉन्सेप्ट पे मत जाइएगा। लग रहा होगा ना कि एक टीचर है, कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं कर रही हैं, ऐसे कैसे आप बता रही हैं, पर बात यह है कि अगर आप किसी भी नए कॉन्सेप्ट को समझने चाहते हैं तो आप अपना थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी बुद्धि उस पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपकी जो बाकी सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। जब हम किसी चीज पे एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं तो ऑब्वियसली कि बाकी सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। तो हम अगर समझ रहे हैं कि 70% मेरा कवर हो चुका है, 30% में 20% पे मुझे अगर थोड़ा और मेहनत करनी है और मैं वक्त दे दूं तो वो कवर हो जाएगा, 10% मेरा ऐसा है जिसको मुझे इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, तो बुद्धिमानी इस बात में है कि मैं इस 90% को इतना मजबूत करूं कि 75 क्वेश्चन में से आपका आराम से 68 क्वेश्चंस या फिर 70 क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कर पाऊं। तो हमेशा जब भी आप सिलेबस को कवर करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुद की एक प्लानिंग बना रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आगे, फिर अपने जो डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं जहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उस पे एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिए, पर किसी नई टॉपिक को इंट्रोड्यूस मत कीजिएगा, किसी नए टॉपिक पे अपने आप को इन्वेस्ट करने की कोशिश मत करिएगा। जो बिल्कुल ही नया है उसमें हाथ मत लगाइएगा। एमसीक्यू के थ्रू आप उसे कवर करिए, एमसीक्यू के थ्रू आप देखिए कि पिछले साल उससे रिलेटेड कौन सा सवाल आया था, आप उसके थ्रू कवर कीजिएगा, लेकिन कोई नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस मत कीजिएगा। सो इसी के साथ में आज का जो पूरा सिलेबस का जो हम डिस्कस करने वाले थे कि हम 75 दिनों में कैसे 60 दिनों में इन 75 सवालों को कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है। एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपके लिए वीडियोस बनाई जाएगी। सो आज का ये जो पूरा वीडियो है वो आपको डेडिकेटेड है एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। सो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए।